अच्छा, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 3 किया हुआ था। ये क्वेश्चन 3 किया था। अब इसके अंदर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर मैं आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए कि किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनता था, किस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती थी। तो थोड़ा सा गौर करना है ताकि चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। और मैं ये सवाल ना एक्सेल पे करूँगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाए कि एक्सेल पे सवाल किस तरीके से आते हैं। आप लोगों का अभी एक्सेल पे तो सवाल होगा नहीं, लेकिन फॉर कि मतलब आप लोग F7 जब देने जाएंगे तो आपको एक्सेल पे सॉल्व करना होगा, और बाकी भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्सेल पे सवाल किस तरह होते हैं, क्योंकि उस पर चीज़ें जल्दी जल्दी फॉर्म फॉर्म हो रही होती है। ठीक है, तो मैं ये सवाल अब एक्सेल पे शुरू करता हूँ, आप लोगों को सिर्फ देखते रहेगा किस तरीके से सवाल क्या हो रहा है। तो मेरे पास ये सवाल है यहाँ पे। अगर आप लोगों को क्लोजअप का इशू हो तो इसको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका क्वेश्चन 4 का। ये आधा अकाउंट ये रहा आपके पास, और हमारे पास आधा ये आ रहा है। ठीक है, अपने पास स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर आपको वहाँ पे क्लोजअप का इशू आ रहा हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पार्ट ए कर लूँ उसका। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले जो बैलेंस है वो कैश का है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करता है। बैंक बैलेंस भी एसओएफपी का है। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे पास एसओएफपी से रिलेट करता है। अलाउंस फॉर बैड डेप्ट है हमारे पास। ये कर सकता है पीएनएल से पर्टेन, लेकिन क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, लेकिन अलाउंस फॉर अगर बैड डेप्ट डेबिट साइड पे होता तो हम उसको एक्सपेंस एज ट्रीट कर रहे होते, क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेप्ट है तो मतलब ये हमारा रिसीवेबल से नेट ऑफ हो रहा होगा इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मर्चेंडाइज एंडिंग है यहाँ पे 240 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो सकती है, लेकिन हम जब इसको कंसिडर करेंगे, अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है तो हमें इसको पीएनएल में कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करती है क्लोजिंग इन्वेंट्री को। मतलब परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस उसके बाद जो हमारे पास चीज़ें आ रही होती है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम माइनस कर रहे होते हैं, तो ये ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई भी होती है। तो ये भी एसओएफपी आइटम है। ऑफिस सप्लाईज हमारा पीएनएल आइटम है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएनएल आइटम है। डेप्रिसिएशन पीएनएल आइटम है। बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल आइटम है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास पीएनएल आइटम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पीएनएल आइटम है। इनकम टैक्स एक्सपेंस पीएनएल आइटम है। और हमारे पास आ रही है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न भी हमारा पीएनएल आइटम है। सेल डिस्काउंट भी पीएनएल आइटम है। इक्विपमेंट एसओएफपी का, ये सब एसओएफपी का है। फर्नीचर एसओएफपी है। ऑटोमोबाइल एसओएफपी है। अकाउंट्स पेबल एसओएफपी का है। कैपिटल एसओएफपी का है। नोट पेबल, बोनस, मॉर्गेज, सेल्स रेवेन्यू हमारे पास पीएनएल का आ रहा है। और 55,000 जो हमारे पास अर्न कमीशन है, ये हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो हमें कंसिडर करना है। सेल्स रेवेन्यू आ रहा है। सेल्स रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है 163500, 163500, 163500 है। ठीक हो गया, 163500। ठीक है, हमारे पास ये आ गया 163500। फिर हमारे पास ही यहाँ पे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमारे पास है 25,000 रुपये की। तो हम यहाँ पे कर देंगे लेस सेल्स रिटर्न। तो हमारे पास सेल रिटर्न है 25,000 रुपये की। ठीक है, तो
हमारे पास नेट बैलेंस चाहिए हमें। नेट बैलेंस हम करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास नेट सेल्स आ गई। ठीक है, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा बेहतर हो जाए ताकि चीज़ें। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्योंकि और कोई चीज़ रिलेट कर नहीं रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ रही है 8 लाख रुपए की। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कितने का? 8,10,000 रुपए का हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम माइनस करेंगे क्या चीज़? एक्सपेंसेस। अब हमारे पास एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? हमने यहाँ से देखा था, कहाँ से? ऑफिस सप्लाईज से आ रहा था। ऑफिस सप्लाईज है हमारे पास कितने की? 25,000 रुपए की। या तो मैं इन दोनों को भी खत्म कर सकता हूँ, एक ये कर देता हूँ, एक ये, ताकि चीज़ें बेहतर हो जाए। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज हमारे पास कितने की आ रही थी? ऑफिस सप्लाईज हमारे पास आ रही है 25,000 रुपए की। फिर हमारे पास क्या आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। वो कितने का आ रहा है हमारे पास? 35,000 रुपए का। फिर हमारे पास आ रहा है डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। वो कितने का आ रहा है हमारे पास? 1,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास। बैड डेप का एक्सपेंस है, वो कितने का है हमारे पास? 10,000 रुपए का बैड डेप का एक्सपेंस है। फिर हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है 65,000 रुपए का। अच्छा, मैं इंटरेस्ट को बाद में दिखाऊंगा, वो आता है ना, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट बिफोर। मैं आपको उस तरीके से चीज़ें करके दिखा दूंगा ताकि आपको तीनों लाइन पता लग जाए किस तरीके से प्रॉफिट शो हो रहा होता है। बैड डेट एक्सपेंस है हमारे पास, फिर सेल्स डिस्काउंट है हमारे पास। 15,000 रुपए का सेल डिस्काउंट था यहाँ पर। और इनकम टैक्स रह गया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस रह गया, बाकी बैड डेट हो गया, डेबिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सम का। ये हमारे पास चीज़ें आ गई। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस की साइन हमारे पास अभी। अच्छा, ये 12 लाख हुआ है। ये हमारे पास अभी प्रॉफिट आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, फिर हम करेंगे लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि हमारे पास था 65,000 रुपए का। तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर
इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा लेस टैक्स एक्सपेंस, जो कि हमारे पास आ रहा है कितने का, 15 नहीं 45,000 रुपये का। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आ गई हमारे पास चीज़ें। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है वो आ रहा है 4,95,000 का। अच्छा, मैं चीज़ों को थोड़ा बेहतर कर दूं, ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 4,95,000 का। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। ठीक हो गया। सबसे पहले अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे सबसे पहले, जो कि आ गए हमारे पास। पहली क्या चीज़ दी हुई है हमें, इक्विपमेंट दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है और ऑटोमोबाइल्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास आ गया, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है हमारे पास और है ऑटोमोबाइल्स। जिनकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 लाख आ रही है एक की आ रही है 175,000 की, और एक की हमारे पास आ रही है 13 लाख रुपए की। ठीक है, इनसे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें दी हुई है, टोटल डेप्रिसिएशन दी हुई है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो दिया था, जो इसमें पीएनएल में डालना था। अब यहाँ पे ओवरऑल जो पूरी साल की, पिछले सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो यहाँ पे दी हुई है, 50,000, 25,000 और 1 लाख रुपए। तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। इक्विपमेंट की 50,000 दी हुई है हमें, फर्नीचर की दी हुई है 25,000 रुपये, और हमें दी हुई है ऑटोमोबाइल की 1 लाख रुपए। हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी चीज़ों की, तो वो आ गई हमारे पास सबकी। इक्विपमेंट की 5,50,000, फर्नीचर की 2 लाख और ऑटोमोबाइल की हमारे पास आ रही है 14 लाख। फॉर्मूला ही ज़बरदस्त लगा माशाल्लाह। तो हमारे पास जो इनका सम बन रहा है वो बन रहा है करंट एसेट का 18 लाख रुपये। ठीक है, तो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ गए। अब हम इसको करंट एसेट्स निकाल लेते हैं, कितने बन रहे हैं हमारे पास टोटल। तो हमारे पास सबसे पहले कैश दिया हुआ था 5,95,000 का, हमें दिया हुआ था बैंक बैलेंस दिया हुआ था, बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ था कितने का, 4,30,000 रुपये का। और क्या दिया हुआ था हमें, हमें इन लोगों ने दिया हुआ था अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल इन्होंने हमें दिया हुआ था 2,70,000, लेकिन साथ में इन्होंने हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट भी दे दिया था 35,000 रुपये का, तो हमें वो उसमें से माइनस करना होगा, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो कि हमारे पास आ रहा है 35,000 रुपये का।
अगर ये डेबिट साइड पे होता तो हम पीएनएल में भी ले रहे होते, क्योंकि इसमें मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा बैड डेट एक्सपेंस के अंदर, या जो भी मसला है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिया हुआ तो कॉन्ट्रा एसेट यहाँ पे हमें दिखा रहा है, हम इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से माइनस करेंगे। अगर ये डेबिट साइड पे आ रहा था तो हम इसको माइनस कर देते पीएनएल में से भी। तो ये हमारे पास बन रहा है 2,35,000 रुपये। तो जो हमारा टोटल बन रहा है अब करंट एसेट का, वो बन रहा है 1,26,000 रुपये। कोई चीज़ हाँ, एक और चीज़ रह गई है हमारे पास, मर्चेंडाइज रह गई है, मर्चेंडाइज एंडिंग, जो कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाई जा रही होती है। वो है हमारे पास यहाँ पे 2,40,000 रुपये की। हमारे पास जो टोटल एसेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 33 लाख के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज़ तो निकल गई। अब हमारे पास इक्विटी और लायबिलिटी निकलवाना है हमें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यस, भी कर, तो हम सबसे पहले अपना इक्विटी निकाल लेते हैं। तो इक्विटी के अंदर तो हमारे पास सबसे पहले कैपिटल ही आ रहा होगा, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। तो कैपिटल हमारे पास अहमद कैपिटल दिया हुआ था, जो कि था 12 लाख रुपए का, और कोई शेयर प्रीमियम नहीं है, कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं है। तो हम अज्यूम करेंगे क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा इसमें। जो कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे हमें शेयर प्रीमियम, क्योंकि मेरे ख्याल से सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो और कोई ऐसा चीज़ें इसके अंदर नहीं आ रही होगी। तो हम यही अपना सम ले रहे होंगे। तो हमारे पास इक्विटी तो 16,95,000 की आ गई। फिर हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आएगी, करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास क्या क्या सकते हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंस, यहाँ तो बेड डेट, डेप्रिसिएशन ऑफ सप्लाई मर्चेंडाइज, अलाउंस, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अकाउंट पेबल्स आएंगे हमारे पास करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि हमें विद इन द 1 ईयर पे करने होते हैं। 2,85,000 के हैं। और क्या आ रहा है हमारे पास, अकाउंट पेबल्स है, नोट्स पेबल, बॉन्ड पेबल, मॉर्गेज पेबल, अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन को मैं शो कर सकता हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये विद इन द 1 ईयर हमें अर्न हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ अनअर्न्ड कमीशन को, और बाकियों को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि वो रिलेट करते हैं नोट पेबल, बॉन्ड पेबल और मॉर्गेज पेबल से, क्योंकि ये यूजुअली हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ही हो रही होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक हमारे पास है नोट पेबल, बॉन्ड पेबल है, और एक हमारे पास मॉर्गेज पेबल आ रहा है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ों की वैल्यू है, नोट्स की 2.5 लाख है, बॉन्ड्स की 4,15,000 है, और मॉर्गेज की 6 लाख रुपए है। नोट्स की हमारे पास आ रही है 2.5 लाख रुपए, और बॉन्ड्स की आ रही है 4,15,000 रुपये,
और हमारे पास मॉर्गेज की आ रही है 6 लाख रुपए। इनका सम कर लें आप, तो हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास बैलेंस हो रही है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे बैलेंस हो रही है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन थी, जो हमें एक तरीके से एक रिवीजन था कि आप लोगों ने जो पहले चीज़ें पढ़ी हुई होगी वो चीज़ यहाँ पे एक रिकॉल हो जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि चीज़ें किस तरह बनती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट होता है। हमारे पास और क्या चीज़ें हैं? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी लास्ट, जो कि इस चैप्टर से रिलेट कर रही थी, वो थी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता है या किस किस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम आ सकती है। तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनली जो कंपनी के लोग हो सकते हैं उनके भी काम आ सकती है, जो कि एक्सटर्नली जैसे शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लिक्विडेटर्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, उनके भी काम आ सकती है। फॉलोइंग आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंस। एग्जांपल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर को क्यों काम आएगी वो देखेंगे भाई, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इनका गोइंग कंसर्न तो नहीं है, इनकी करंट एसेट्स कैसे हैं, ये इनका रेशो कैसा है, प्रॉफिट कैसा दे रहे हैं, डिविडेंड कैसा दे रहे हैं, बोनस कैसा दे रहे हैं, इनके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, ताकि फिर वो डिसाइड करे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर टू बाय, होल्ड और सेल शेयर इन द कंपनी, एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे डिविडेंड टू इट्स शेयरहोल्डर और प्रॉफिट। वो देखेंगे यार कंपनी लिक्विडेट तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कैसा कमा रही है, इनका ट्रेंड कैसा है, ताकि वो डिसाइड करे कि इन पे शेयर्स इनको रखना चाहिए या बेचना चाहिए, या खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय देखेंगे कि भाई हमारी कंपनी का लिक्विडेट दिवाले तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि उनका एक तरीके से उनकी अर्निंग उनकी कंपनी पे डिसाइड कर रही थी कि अगर वो आगे जाके बंद होने वाली तो फिर उनको डिसाइड करना होगा कि कहीं और मूव आउट करें, उनके पैसे तो नहीं ले जाएंगे, उनके पैसे पे आउट होंगे कि नहीं, तो उनको डिसाइड करना होता है। द एबिलिटी ऑफ अ एम्प्लॉयर टू पे हायर वेजेस और प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर। लेंडर्स, जो हमारे जिन पे हमारी ऑब्लिगेशन होती है कि हमें उनको पे करना है, तो लिक्विडेट वो देखेगा कि भाई ये एक तो लेंडर्स होते हैं और एक सप्लायर्स होते हैं। तो सप्लायर्स देखेगा भाई हमारा इन पे उधार है, तो कहीं ये पे कर सकेंगे कि नहीं, ये इतनी कंपनी सेफ है इनको उधार देना जैसा है, और अगर उधार दिया हुआ है तो अब ये पे कर सकेंगे कि नहीं, है इनको रिमाइंड करा कि हमें पहले पैसे चाहिए, क्योंकि अगर कहीं लिक्विडेट होना चाहिए, कोई गोइंग कंसर्न होने वाली हो, या कोई इनकी एबिलिटी खराब हो रही हो, इनसे एक ट्रेंड बन गया हो डिले पेमेंट्स का, तो फिर वो डिसाइड करेंगे इस कंपनी के साथ हमें लेन देन करना चाहिए कि नहीं। फिर लेंडर्स जिनसे हम लोन लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए, कोई इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो हमें लोन देते हैं, वो डिसाइड करेंगे हमारी क्या कहते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। वो देखेंगे कि भाई हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसा है, हमारा इंटरेस्ट कवर कैसा है, हमारा रिटर्न कैसा आ रहा है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि ये कंपनी पे कर सकेगी लोन, और साथ साथ लोन का इंटरेस्ट भी पे कर सकेगी कि नहीं। ये तो नहीं है कि उनके ऊपर कोई सीरियस ब्रीचेस हो जाए, सीरियस क्या कहते हैं गोइंग कंसर्न इशूज आ जाए, तो अगर इस तरह कोई होगा तो वो कोवेनेंट्स लगाएंगे कि भाई हमारा आपका इंटरेस्ट कवर 2 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए, आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 50-50 होना चाहिए, या 60-80 होना चाहिए, 20-40, 20-80 होना चाहिए, इस तरह, ताकि अगर वो ब्रीच हो गए तो फिर उनको फौरन के फौरन पैसे देने होंगे। तो लेंडर्स इज द एबिलिटी ऑफ अ बोरोवर टू पे इंटरेस्ट एंड द एबिलिटी टू रीपे द प्रिंसिपल लोन एट मैच्योरिटी। कस्टमर क्या करेंगे, रिलाई करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म सप्लायर। कस्टमर्स भी रिलाई करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, देखेंगे कि भाई कंपनी आगे कंटिन्यू करेगी कि नहीं, क्योंकि वो उस कंपनी से अपने प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। तो वो देखेंगे कि भाई अगर कंपनी बंद होगी तो उनको फिर प्रोडक्ट कहीं और से मिलेंगे कि नहीं, कि उनको दूसरे कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट होना है या दूसरी मार्केट की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है कि नहीं। गवर्नमेंट, क्योंकि उनको अपना टैक्स मिल रहा होता है कंपनी से, तो वो देखेंगे कि भाई ये टैक्स को उनको कोई टैक्स इवेजन देना है या कोई टैक्स बेनिफिट देना है, ताकि ये कंपनी को आगे प्रमोट हो, ग्रोथ हो, डिपेंडिंग ऑन कंपनी। और पब्लिक क्या है, पब्लिक वही नंबर ऑफ पीपल दे एम्प्लॉय, कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, आजकल के टाइम में ग्रीन इन्वायरमेंट को फॉलो कर रही है कि नहीं, पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं कर रही वगैरह वगैरह, तो उसको पब्लिक इस तरह स्टेक होल्डर डिसाइड कर रही होती है। तो यहाँ पे चीज़ें हमारी जो रिलेटेड टू बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी
वो यहाँ पे ख़त्म होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड बिजनेस इक्वेशन होगा।